हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। देखिए, र्यूमर्स अफवाह हर जगह पे होते हैं। वैसे ही सेम कोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे अफवाह होते हैं जो अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके केस को हार्म कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो आपको लाइफ को भी ख़राब कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ हम र्यूमर्स अफवाहों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अगर आप केस लड़ रहे हैं या फिर केस लड़ने वाले हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप अपने केस को अच्छे तरीके से फाइट कर सके और आपका टाइम और आपका पैसा दोनों सेव कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे बड़ा जो अफवाह है, सबसे बड़ा र्यूमर है वो है कि लोग बोलते हैं शादी के 1 साल बाद ही आप डिवोर्स ले सकते हैं, 1 साल बाद ही आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है, किसी भी कानून में नहीं लिखा, हिंदू मैरिज एक्ट में किधर भी नहीं लिखा कि आप शादी के 1 साल बाद ही डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। सेक्शन 13 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है किन ग्राउंड्स में आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि 1 साल बाद ही आप कोर्ट को अप्रोच करेंगे। अगर आज आपने शादी किया तो आप कल कोर्ट जा सकते हैं, अगर आपके पास रेलिवेंट ग्राउंड्स है तो आप कल कोर्ट जा सकते हैं डिवोर्स के लिए। सेक्शन 13 बी जो कि म्यूचुअल डिवोर्स है, उसमें आपको 1 साल तक वेट करना होता है। दोनों पार्टी अपनी सहमति से जाते हैं तो 1 साल तक उसमें वेट करना होता है, देन ओनली दे कैन फाइल द म्यूचुअल डिवोर्स। बट कंटेस्टेड डिवोर्स में आपको 1 साल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आज आपने शादी किया, कल आप कोर्ट पहुंचिए, कोई जज साहब, कोई कोर्ट आपको नहीं रोकेगा डिवोर्स फाइल करने से या डिवोर्स लेने से, अगर आपके पास रेलिवेंस ग्राउंड है तो। नेक्स्ट र्यूमर आता है बच्चे का कस्टडी जो है वाइफ के पास ही रहेगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा किसी भी लॉ में नहीं लिखा कि वाइफ जो है वही बच्चे की कस्टडी लेगी। बच्चे का वेलफेयर देखा जाता है, बच्चे का गार्डियनशिप एक्ट में भी बात की गई है बच्चे कस्टडी का, तो उसमें ये देखा जाता है बच्चे का वेलफेयर किसके साथ है। अगर सपोज़ माँ कैरेक्टरलेस है या फिर और कुछ ऐसे एक्टिविटी में वो इंडल्ज्ड है जिसमें बच्चे का वेलफेयर डिसाइड नहीं हो सकता, बच्चे का वेलफेयर नहीं हो सकता, तो ऐसे कंडीशन में कस्टडी पिता को दे दिया जाता है। अगर सेम वे अगर जो फादर है वो किसी ऐसे एक्टिविटी में इंडल्ज है जो बच्चे पे रॉन्ग इफ़ेक्ट डालेगा या फिर वो शराबी है, डेली दारू पी के आता है, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट जो है माँ को कस्टडी दे सकती है। तो किधर भी नहीं लिखा कि जो बच्चे की कस्टडी है वो माँ के पास ही रहेगा। हाँ, अगर बच्चा 5 साल से बड़ा हो जाता है तो बच्चे से पूछा जाता है कि वो किसके साथ रहना चाहेगा, उसके बारे में भी जानने की कोशिश किया जाता है। बट जनरली ये होता है कि बच्चा जिसके साथ है उसके साथ ही अटैच्ड होता है। अगर माँ के साथ है तो माँ के साथ ज़्यादा अटैच, अगर फादर है तो फादर के साथ ज़्यादा अटैच रहेगा, तो उसके साथ ही जाना प्रेफर करता है। वाइफ का हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे 50% शेयर हो जाता है, 50% उसका राइट हो जाता है, आधी प्रॉपर्टी में उसका हक हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा र्यूमर है, बिकॉज ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है तो उससे पूछिए कि ये किस कानून में लिखा है, किस रूल बुक में लिखा है, किस किताब में लिखा है, ज़रा बताओ किस सेक्शन के अंडर में वाइफ मेरी आधी प्रॉपर्टी ले सकती है। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है दोस्तों। अगर वाइफ ऐसा ही करने लगे तो वाइफ ने किसी से आज शादी किया और कल को डिवोर्स ले लिया, 50% उसका प्रॉपर्टी ले लिया, कल किसी और के साथ किया उसकी 50% प्रॉपर्टी ले लिया, परसों किसी और के साथ किया उसका 50% प्रॉपर्टी ले लिया, तो वो तो फिर बहुत अमीर हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, ऐसा इंडिया में कोई भी कानून नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है जो वाइफ को ये राइट देता है कि वो अपने हस्बैंड का प्रॉपर्टी में से 50% ले सके। वाइफ को 2 राइट दिए हुए हैं, एक तो मेंटेनेंस का और दूसरा दिया हुआ है राइट टू रेसिडेंस का। वो आपके घर पे शेयर्ड हाउस होल्ड जो है उसमें वो रह सकती है, चाहे वो इन लॉज का घर हो या आपका घर हो, शेयर्ड हाउस होल्ड में उसे रहने का राइट है। जितने भी गोल्ड ज्वेलरीज हैं वो सारे के सारे उस पर वाइफ का राइट होता है, यानी स्त्री धन पे पूरा का पूरा वाइफ का राइट होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखिए, जो उसके पेरेंट्स, उसके घर वालों ने जो उसको दिया होता है उस पर तो उसका हक होता है, बट जो आपने दिया है उस पर उसका हक कैसे हो सकता है, वो आपने दिया है। तो वो ये भी एक मिसकंसेप्शन, एक र्यूमर में आता है कि जो भी ज्वेलरी मिला, जो भी कुछ मिला उस पर सारा का सारा वाइफ का हक हो गया, वो स्त्री धन में आता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा किसी भी लॉ में नहीं लिखा। देखिए, सीआरपीसी में अगर मेंटेनेंस में जाए तो मेंटेनेंस में नहीं लिखा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाए तो उसमें भी नहीं लिखा, तो किसी भी ऐसे लॉ में नहीं लिखा कि वाइफ का पूरा राइट स्त्री धन पे होता है। जो भी गोल्ड ज्वेलरी होता है शादी में जो भी मिला है उस पर उसका पूरा हक होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 9 का केस फाइल करना चाहिए हस्बैंड को। जैसे कुछ प्रॉब्लम हो, सेक्शन 9 का केस फाइल कर दो, सो दैट तुमको बेनिफिट मिलेगा।
देखिए वाइफ कितनी भी बुरी हो, तो अगर आप उसको सेक्शन 9 का केस कर दिया, आप ये चाह रहे हैं कि वो मेरे साथ रहे, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। कोर्ट में आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे वाइफ को मैं रखना चाहता हूँ। तो आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने सेक्शन 9 का केस फाइल किया होगा, बहुत सारे लोगों को सजेशन दिया गया होगा कि सेक्शन 9 का केस फाइल कर दीजिए। तो मैं जैसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, किसको सेक्शन 9 का केस फाइल करने से बेनिफिट मिला है? उसका मेंटेनेंस रुका है क्या? नहीं रुका। मेंटेनेंस पे वाइफ का राइट है, वाइफ को मिलेगा ही। वाइफ का मेंटेनेंस तब रुक सकता है, तब नहीं देना पड़ेगा जब वाइफ कमा रही है, वाइफ अर्निंग है, वाइफ वेल एजुकेटेड है। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, अगर दोनों पार्टीज़ का नहीं जम रहा, अलग रहना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा आपके पास ऑप्शन है, आप डिवोर्स फाइल कर दीजिए। नेक्स्ट अगर र्यूमर की बात करूँ, तो अगर आपने पहले केस फाइल किया तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ऐसा लोग बोलते हैं कि अरे भाई तुमने अगर केस फाइल कर दिया, सबसे पहले मेंटेनेंस तुमको देना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई इंसान गलत है तो उसके अगेंस्ट आप जाओगे केस फाइल करने। अगर आपका पार्टनर गलत है या फिर आपका उसके साथ नहीं जम रहा, तो डेफिनेटली विल गो टू कोर्ट, आप फाइल करोगे उसके अगेंस्ट केस। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसका एक एग्जांपल दूंगा। अगर दो पार्टीज़ के बीच में झगड़ा होता है, तो जो सही रहता है वो सबसे पहले कोर्ट जाता है। उसके बाद जो सेकंड पार्टी होती है, जिसने कुछ वायलेशन किया होता है, जिसने मारपीट किया होता है, वो क्रॉस एफआईआर कर देती है। तो जिसको प्रॉब्लम है वही कोर्ट जाएगा। तो ऐसा किधर भी नहीं लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने पहले केस फाइल किया तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट सबसे बड़ा र्यूमर ये है कि आपको बेल लेना पड़ेगा। सेक्शन 125 के केस में, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया तो आपको बेल लेना पड़ेगा। देखिए, जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। 125 में आपको बेल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आपके ऊपर डीवी का केस हो जाता है तो भी आपको बेल लेने की ज़रूरत नहीं है। बेल लेने का इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, सेक्शन 498A में सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का उसमें केसेस लग जाता है। 506 का उसमें सेक्शंस लग जाते हैं। तो 498A में आपको लेने की ज़रूरत है, बट 125 और डीवी में आपको बेल लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रूमर ये आता है कि केस होने के बाद वाइफ घर पे नहीं आ सकती। ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर केस हो गया तो उससे घर में आने जाने से वाइफ का क्या लेना देना। अगर प्रॉपर्टी में स्टे नहीं है तो वाइफ आ सकती है, जा सकती है, उस प्रॉपर्टी में रह सकती है। वो उसकी मर्जी है, वो फ्री है, वो किधर भी आए किधर भी जाए। रहना चाहे तो रह सकती है, नहीं रहना चाहे तो नहीं रह सकती है। नेक्स्ट आता है, पत्नी के मर्जी के बिना डिवोर्स नहीं हो सकता। जी, ऐसा किधर लिखा है, किस रूल बुक में लिखा है? हिंदू मैरिज एक्ट तो प्रोवाइड करता है सीधे सीधे डिवोर्स का कुछ ग्राउंड, सेक्शन 13। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वाइफ अगर नहीं चाहती तो वाइफ की मर्जी के बिना डिवोर्स नहीं होगा। जी, ये बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ा र्यूमर है। अगर आपके पास ग्राउंड्स है, अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपके पास ग्राउंड है, सेक्शन 13 में आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और उस ग्राउंड के बेसिस पे कोर्ट को लगता है तो कोर्ट आपको जो है कि तलाक दे देगा, डिवोर्स दे देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर वाइफ की मर्जी नहीं है तो आपको डिवोर्स नहीं मिल सकता। नेक्स्ट आता है कि अरे वाइफ को कुछ मत बोलो, नहीं तो आपके ऊपर केस फाइल कर देगी, आपको घर वालों को फंसा देगी। ऐसा देखिए, बहुत सारे लोग, अगर आप कोर्ट में जाए तो देखें बहुत सारे लोगों के ऊपर केस हुआ पड़ा है। किसको फांसी मिला है ये बताइए, किसको पनिशमेंट मिला है? तो ये है कि वाइफ मान लो स्टार्टिंग में बहुत चिल्लाएगी, मेरे को इतना पैसे चाहिए, इतना सेटलमेंट के लिए ये चाहिए। आप छोड़ दीजिए, आप केस फाइट कीजिए। कुछ साल बाद से सेम वाइफ लाइन पे आ जाएगी। जब उसको लगेगा कि जब इतने साल कोर्ट में जाके टाइम बर्बाद होएगा, उसका लाइफ बर्बाद होगा, उसके पैसे बर्बाद होंगे, तो उसको खुद रियलाइज़ होगा कि केस विड्रॉ करना चाहिए। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा मैंने देखा है कि वाइफ ने ऐसे ही फॉल्स केसेस फाइल कर दिए। कुछ साल बाद जब उसको लगता है कि पैसे देने के लिए नहीं होते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, एज चली जाती है, तो उसको लगता है चलो अब ठीक है। स्टार्टिंग में तो 20 लाख 30 लाख, कुछ लोग करोड़ का डिमांड करते हैं, लेकिन कुछ साल जाने के बाद चलो 5 लाख में सेटलमेंट कर लेते हैं, 6 लाख में कर लेते हैं, ये कंडीशन आ जाती है। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर वाइफ ने ऐसे गलत केस किए हुए हैं तो आप फाइट कीजिए, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे अगर र्यूमर्स आपके सामने आते हैं तो उसको आप नेग्लेक्ट करें और उसको ध्यान नहीं दें। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।